गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग 9th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था लॉज ऑफ मोशन। आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों ने पढ़ चुका है फोर्स क्या होता है, ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, और इनर्शिया क्या होता है और टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ये हम लोगों ने देख चुके हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देख लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिस टॉपिक का नाम है मोमेंटम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया मोमेंटम क्या होता है, और मोमेंटम के बाद हम लोग चलेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट लॉ है। और बेसिकली देखा जाए तो सेकेंड लॉ ही एक रियल लॉ है लॉज ऑफ मोशन के 3 लॉ में, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो सेकेंड लॉ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू द सेकेंड लॉ, लेट अस स्टडी व्हाट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम पे आ जाते हैं। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा मोमेंटम वर्ड, आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में भी यूज किया होगा। अरे भाई मोमेंटम था, एकदम मोमेंटम बढ़िया बना हुआ था, इस टाइप के वर्ड सुने होंगे। तो मोमेंटम बेसिकली कहते किसको है, क्या है ये मोमेंटम, वो हमको जानना जरूरी है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोमेंटम। ओके, सो मोमेंटम इज डिफाइंड एज the product of mass and velocity. So momentum को अगर हम उनको डिफाइन करना चाहेंगे, मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, तो मोमेंटम इक्वल टू होगा मास इनटू वेलोसिटी। हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं एक लेटर p से, और p इक्वल टू हो जाएगा m इंटू v, दैट इज द मोमेंटम। मोमेंटम हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ना। सो व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो किसी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम कैसे हो सकता है, तो या तो उसके पास हाई मास हो, कम वेलोसिटी हो, या कम मास हो तो हाई वेलोसिटी हो। इस तरह से मतलब मोमेंटम और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम से मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। वेदर द मोमेंटम इज स्केलर और वेक्टर। सो रिमेंबर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी रेदर देन अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। और इट्स SI यूनिट, व्हाट शुड बी द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम? तो मोमेंटम का SI यूनिट होगा m फॉर मास, मास का SI यूनिट kg, v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकंड। सो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकंड। अगर हम इसका CGS यूनिट की बात करें, इसका CGS यूनिट हमारा हो जाएगा kg को हम लिखेंगे ग्राम, मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर, और सेकंड को लिखेंगे सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज द CGS यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो जब कहीं भी हमको मोमेंटम फाइंड करना होता है, तो मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तभी हो सकता है जब उसके अंदर वेलोसिटी हो या मास हो। दोनों में से कोई भी अगर एक चीज नहीं रहता तो उसके अंदर मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज हैविंग मास एंड वेलोसिटी दे विल पोजेस द मोमेंटम, एंड देयर इज लॉ व्हिच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। वो हम आगे चलेंगे, तो वो लॉ भी है। वो क्या कहता है कि किसी भी एक सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहता है, तो कंजर्व्ड रहता है। तो हम देखेंगे आगे चलके। तो बेसिकली इस तरह से हम मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग मोमेंटम पे ट्राई करते हैं, क्योंकि हम मोमेंटम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्वेश्चन से देख के हम समझ लेते हैं कि मोमेंटम होता है क्या। हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द momentum
of a man of mass 75 kg when he walks with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि एक आदमी है, उसका मोमेंटम क्या होगा जिसका मास है 75 केजी और उसका स्पीड क्या है तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कैसे निकालें, तो मोमेंटम इक्वल टू होता है p इक्वल टू m इंटू v। नाउ m इज इक्वल टू 75, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ऑलरेडी एसआई यूनिट दिया हुआ है तो हम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, एसआई यूनिट ही लिख लेंगे। मास केजी में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, तो हमारा मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम इक्वल टू हो गया 150 केजी मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली जब कभी भी हम मोमेंटम को डिफाइन करने जा रहे हैं तो मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए हमको सिंपली दो चीज़ चाहिए, या तो हमको उसका मास मिल जाना चाहिए या तो वेलोसिटी हो जाना चाहिए। अब इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है, तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है 150 केजी मीटर पर सेकेंड। नाउ इतना मोमेंटम कब है, जब मास 75 है, वेलोसिटी 2 है। इतना मोमेंटम तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब मास 15 केजी है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम मोमेंटम को इंक्रीज करना चाहते हैं, मास कम है, तो हम क्या इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे। अगर हमको लगता है कि वेलोसिटी हम इंक्रीज नहीं कर सकते तो हम क्या इंक्रीज करेंगे, हम मास इंक्रीज करेंगे। ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट मिला के हमारा क्या बनता है, तो मोमेंटम बनता है। इस तरह से हम मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सब मूविंग ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है उनके पास क्या होगा, तो उनके पास मोमेंटम होगा तो होगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द आवर मेन टॉपिक which is called as Newton's second law of motion, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन, और हिंदी में बोल सकते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो ये है क्या, ठीक है। सो इसको लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले। सॉरी गाइस, फ़ोन का कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। तो एक्चुअली में क्या है ये, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, ये हमको समझना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, तो न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन it is written as the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the force applied on it। क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में उतना ही चेंज होगा। हम लीनियर मोमेंटम मींस सिंपली मोमेंटम समझ सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में उतना ही चेंज होगा जितना हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास क्या है, m है, इनिशियल वेलोसिटी u था। फिर हमने उस ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया F which was unbalanced, क्योंकि इधर कोई फोर्स डायरेक्शन फोर्स पे एक्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही मैंने इस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया F, अब क्या होगा, हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़े। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, तो वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट तब तक अपने स्टेट में रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हम लोग ना अप्लाई कर दें। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारा है m, इनिशियल वेलोसिटी था u, उस पर हमने एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया है F, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके वेलोसिटी में चेंज आएगा। अपना स्टेट अगर u रहता तो u में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज नॉट अ चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट कब होगा, जब उसका वेलोसिटी u से बढ़ के क्या हो जाए v। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तब हम कह सकते हैं कि उसके स्टेट में चेंज आ रहा है, यानी उसके यूनिफॉर्म मोशन में चेंज आ रहा है। तो उसका वेलोसिटी u से क्या हो गया, v हो गया ना।
हमने क्या कंसीडर किया, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो इनिशियल वेलोसिटी u था, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया F, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, तो वेलोसिटी हो गया v। अब न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन क्या कहता है, तो क्या कहता है कि जो फोर्स अप्लाइड है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डेल्टा p क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा t क्या होगा, तो टाइम टेकन, और डेल्टा p बाय डेल्टा t क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नाउ F is proportional to dp by dt. Now what was the initial momentum? What was the initial momentum of the body? इसको हम लिख सकते हैं pi, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था, तो मास था m, वेलोसिटी था u, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, m into u हो गया। ठीक है, what was the final momentum of the body? What was the final momentum of the body? The final momentum can be written as pf, pf equal to m into v, वेलोसिटी v हो गया, मास m है, तो मोमेंटम क्या आ गया, m into v हो गया, तो फाइनल मोमेंटम m into v, इनिशियल मोमेंटम m into u। नाउ चेंज इन मोमेंटम, व्हाट शुड बी द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में क्या चेंज होगा, तो मोमेंटम इन चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा p, और डेल्टा p एंड चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यही हम चेंज लिखते हैं। जब भी लिखेंगे तो फाइनली क्या हुआ, इनिशियली क्या था, इसी को हम चेंज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैक मा, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। जैक मा एक टाइम पे एक बहुत ही एवरेज फैमिली से बिलोंग करता था। एवरेज मींस आई थिंक टीचर के जॉब के लिए आई थिंक उसने 20 से 25 स्कूल में उसने अप्लाई किया था, एंड आफ्टर अप्लाइंग इन 20 to 25 schools he got rejected in each and every try। अब सभी में ट्राई किया और एक पर्टिकुलर किसी स्कूल ने उसको रख लिया। आई थिंक उस स्कूल में उसने 6 से 8 साल तक काम भी किया, और उसके बाद 35 एट द एज ऑफ 35 उसने सोचा कि नहीं भाई, मेरे लिए टीचिंग नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, और उसने बिजनेस करने का सोचा। ही फाउंडेड द अलीबाबा ग्रुप, लोन लिया आई थिंक समवेयर फ्रॉम द जापान, कैसे लोन लिया उसका मेरे को ध्यान में नहीं है, बट जो भी है, एंड करेंटली ही वाज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ चाइना, एट द एज ऑफ 35। in the span of 20 years he becomes the richest person in the China from being a nothing person, nothing से richest person हो गया। So for going from a nothing to richest person, now how to calculate a change कैसे calculate किया, तो finally क्या रहा और initially क्या था, that is called the change। जब भी हम change निकालेंगे तो final minus initial, ठीक है, finally क्या है और initially क्या था, इसको हम change निकालते हैं। तो change मोमेंटम कैसे निकालते हैं, डेल्टा p इक्वल टू pf माइनस पी आई। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम हो गया m into b, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम हो गया m into u, यहाँ पे m कॉमन रहता है तो हो जाएगा b माइनस u, तो डेल्टा p क्या हो गया, तो डेल्टा p हो गया m into b माइनस u। ठीक है, ठीक है। नाउ what is the rate of change of linear momentum, what is the rate of change of linear momentum, what is the rate of change of linear momentum। जब भी रेट निकालना हो तो हम सिंपली क्या निकाल रहे हैं, तो सिंपली निकाल रहे हैं टाइम से उसको डिवाइड कर, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टाइम टेकन। तो मानते हैं कि जब हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो ड्यू टाइम था, फाइनली क्या हो गया, टी टाइम हुआ, तो टाइम टेकन लिख सकते हैं हम लोग टी माइनस जीरो, तो ये हो गया एम वी माइनस यू बाई टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम। एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, F is proportional to m v minus u by t। ये तो हमारा स्टेटमेंट है न्यूटन का कि the force is directly proportional to the rate of change of linear momentum। Now that can be written as F is proportional to m v minus u by t, v minus u by t, v minus u by t
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m इनटू a, ये हमारा आ गया। अब नाउ आई कैन राइट F, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन कैसे हटेगा? तो k से मल्टीप्लाई कर देंगे, k इज ए कांस्टेंट। जब कभी प्रोपोर्शनलिटी साइन घटाना आता है तो हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, k से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाता है। एक पर्टिकुलर कांस्टेंट हर जगह पे यूज होता है। सो हियर इट इज इक्वल टू F इक्वल टू k इनटू m इनटू a, बट in SI units, for that particular case k is equal to 1, so F is equal to m into a. F equal to m into a, that is called Newton's second law of motion. No, that is not called the Newton's second law of motion. The Newton's second law of motion is the rate of change of linear momentum. The rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied. That is the Newton's second law of motion. So if anyone asks what is the Newton's second law of motion, so you must say that the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the force applied on it. Remember, that is the statement of Newton's second law. That in most cases people say that F equal to m, that is Newton's second law of motion. That is not the Newton's second law of motion. That is the formula that we get after applying Newton's second law of motion. So remember, F equal to m, ये फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने के बाद का। बहुत लोग F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नथिंग लाइक दैट F इक्वल टू m, दैट इज नॉट ट्रू। ओके, F इक्वल टू m, ये हमको फॉर्मूला मिलता है किससे? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फॉर्मूला हमको मिलता है। ठीक है, सो that is F equal to m into a। ये क्या बता रहा है हमको? तो ये बता रहा है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा, ये हमको एक से बता रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, इस पे बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। 11th में हर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहता है, F equal to m में, देयर इज नथिंग, इसके अलावा कुछ है ही होता ही नहीं। 11th में सब फॉर्मूला किस पे है? F equal to m, सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी 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 पावर इन्फिनिटी टाइम्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो F equal to m है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में करेंगे, बट बिफोर प्रोसीडिंग टू द न्यूमेरिकल्स let us proceed to the Newton's third law of motion। ठीक है, so we have with the Newton's third law of motion, दो लॉ हो गए हमारे, ये तीसरा लॉ है। ठीक है, बहुत गर्मी है यार, क्या करें, बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए बीच बीच में ब्रेक ले रहा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा, मैं एडिट करता हूँ वीडियो। सो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। देखा जाए तो इसका दो तीन डिफिनेशंस हैं, बट हम इसके बहुत ही सिंपल डिफिनेशन से चलेंगे, दोनों डिफिनेशन लेके चलते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। आप लोग क्या पढ़ोगे जनरली वो पहले मैं बताता हूँ, फिर मैं अपने डिफिनेशन पे आऊँगा। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पहले डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। न्यूटन्स की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? ठीक है, सो क्या स्टेटमेंट है इसका? तो फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। बहुत ही सिंपल लगता है,
बहुत अच्छा भी लगता है इसको याद करने में, क्योंकि सेकेंड लॉ जल्दी बच्चों से याद होता नहीं है, भूल जाते हैं। जो एवरेज से बेटर है वो याद कर लेंगे, बट मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं सेकेंड लॉ। भाई कोई पूछता है भाई चलो बताओ न्यूटन का लॉ याद है क्या आपको, तो बच्चे ऐसे ही बोलते हैं हाँ सर याद है, क्या फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल टू अपोजिट एक्शन, खत्म। तो है, सिंपल है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है तो समझेंगे इसको। ये कह रहा है अगर ये एक ब्लॉक है और मैंने इस पे एक फोर्स लगाया F, तो इसको मेरे ऊपर भी फोर्स लगाना है F। इसका डायरेक्शन राइट साइड में होगा तो इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा, डिफरेंस यही होगा। अगर हमारा एक ब्लॉक है जिसका मास है m, अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं F, तो वो हम पे फोर्स लगाएगा F, बस यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जब ये फोर्स हम अप्लाई करते हैं, हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे वो रिवर्स में उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सो इफ आई कैन ड्रॉ दिस बाय सम अदर डायग्राम, लेट अस draw this to be, this is A and this is B, and after some time it touches A touches B. So if F, that A is applying a force on B, then B will also apply a force on A, and the magnitude of both is going to remain the same, but FAB will be just opposed to FBA. मतलब A जितना B पे लगाएगा B उतना ही A पे लगाएगा, A जितना B पे लगाएगा B उतना ही A पे फोर्स लगाएगा। ये हमारा क्या होता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की जरूरत होती है, ध्यान देने की जरूरत क्या है कि जब अगर हम FAB फोर्स लगा रहे हो, हम पे FBA फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये हमको ध्यान देना है बस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज वेरी वेरी सिंपल लॉ। दैट कैन आल्सो बी रिटन एज इन सम अदर वर्ड्स, this can be also be written as forces always occur in pairs। बोले कि ये क्या लिखवा रहे हैं, ये सब दोनों एक लाइन में नहीं हुआ है, तो ये है, ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। फोर्सेस कब आते हैं, तो फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं। फोर्स कभी अकेला नहीं आ सकता, फोर्स कभी अकेला नहीं आ सकता, फोर्स जब भी आएंगे पेयर में आएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, तो ये स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा समझे, उसके पहले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो क्वेश्चन है कि एक्शन कौन है, रिएक्शन कौन है। तो ये इस पे फोर्स लगाया, ये हो गया एक्शन, फिर ये इसने इस पे फोर्स लगाया, ये हो गया रिएक्शन। इसको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक। बट क्या ये रियल में हो रहा है, नहीं, इसके चक्कर में आप मत, ये ऐसा नहीं होता। व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज रिएक्शन, वो लोग नहीं से होता है क्या, एक लड़के ने दूसरे लड़के को थप्पड़ मारा, दैट इज एक्शन, उस लड़के ने वापस थप्पड़ मारा, दैट इज रिएक्शन। तो ये हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स को नहीं मानने वाले हैं हम लोग, दैट इज नॉट एक्शन रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है, अगर मैं बोर्ड को पुश कर रहा हूँ अंदर की तरफ से, बोर्ड भी मेरे को पुश कर रहा है, तो पहले जिसने पुश किया वो एक्शन होगा। तो किसने पहले पुश किया, पहले मैं पुश कर दूंगा, मैं पहले पुश कर रहा हूँ क्या, नहीं, जैसे ही मैं टच किया बोर्ड ने भी मेरे को टच किया, दोनों ने सेम टाइम पे किया। तो एक्शन कौन और रिएक्शन कौन, तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का पेयर हम लोग नहीं बना सकते। कोई भी एक्शन नहीं हो सकता, कोई भी रिएक्शन भी नहीं हो सकता, दोनों एक्शन भी हो सकते हैं, दोनों रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो देयर इज नथिंग लाइक एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, सो दैट डिफरेंस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, बट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस डिफरेंस। ये डिफरेंस जरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो फॉर दैट एक्शन एंड रिएक्शन देयर इज नथिंग लाइक दैट कि एक एक्शन होता है एक रिएक्शन होता है, दोनों एक्शन हो सकते हैं, दोनों रिएक्शन भी हो सकते हैं। इसीलिए इसको ना लेकर हम लोग इसको लेकर चलते हैं कि फोर्सेस किस में आते हैं, तो फोर्सेस में सब पेयर में आते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समझते हैं हम लोग, बहुत लोगों को पसंद आता होगा मैग्नेट। एक हमने मैग्नेट ले लिया NS,
अब ये मैग्नेट फोर्स अप्लाई करना चाहता है तो किस पे फोर्स अप्लाई करेगा? खुद पे। क्या मैग्नेट खुद पे फोर्स अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको फोर्स अप्लाई करने के लिए दूसरा पेयर चाहिए। पेयर चाहिए मतलब या तो उसको नॉर्थ पोल चाहिए या तो एक साउथ पोल चाहिए, तब न जाके इसको फोर्स अप्लाई करेगा। ये मैग्नेट कब अप्लाई कर सकता फोर्स? जब दूसरा कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा मैग्नेट हो। अकेले फोर्स अप्लाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ बोर्ड पे, जो बोर्ड रहेगा ही नहीं तो मैं फोर्स अप्लाई किस पे करूंगा? अगर बोर्ड रहेगा नहीं तो मैं फोर्स किस पे अप्लाई करूंगा? अगेन यहाँ पे पेयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक चार्ज है प्लस, इस चार्ज को फोर्स अप्लाई करने के लिए दूसरा चार्ज होना चाहिए, या तो माइनस या तो प्लस। क्या आप दूसरा चार्ज के बिना ये फोर्स अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमेशा हमको ध्यान देना है कि जब भी फोर्सेस आएंगे, फोर्सेस कब आएंगे? तो फोर्सेस तभी आएंगे जब वो पेयर में हो, अदरवाइज फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते। फोर्स अकेले नहीं हो सकता, अकेले नहीं हो सकता। फोर्स जब भी आएगा तो पेयर में आएगा, ठीक है। तो ये हमको ध्यान देना है कि फोर्सेस कभी भी अकेले नहीं आ सकते। फोर्सेस जब भी आएंगे वो ग्रुप में आते हैं, ठीक है। आप लोग की कहावत याद आ रहा होगा, कौन सा कहावत? कि झुंड में तो किधर आते हैं, शेर हमेशा अकेले आता है। तो यहाँ पे फोर्स क्या है? तो किधर है, अकेले नहीं आता है। जब भी आएगा कैसे आएगा? तो हमेशा कैसे आएगा? तो हमेशा पेयर में आएगा। अकेले कभी नहीं आ सकता। कहीं भी फोर्स, कोई भी फोर्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अब इतना बोलने के बाद आपके माइंड में अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अभी मैं नहीं बोलूँगा कुछ, लेकिन 11th में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए था। 11th में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, याद रखिएगा। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, अगर फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मैंने फोर्स अप्लाई किया है, उसने फोर्स अप्लाई किया है, अब उससे क्या होना जाना है? तो उससे होना जाना है क्या? कि नेट फोर्स तो 0 हो गया। समझते हैं इसको? मैंने अप्लाई किया फोर्स F, उसने अप्लाई किया अपोजिट फोर्स F। अब हम एक फोर्स से गया इधर, एक फोर्स से गया इधर, नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस F। नेट फोर्स क्या हो गया? 0। अब अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा या तभी अपने स्टेट में चेंज लाएगा जब उस ऑब्जेक्ट पे क्या हो, तो हम एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट करें। लेकिन न्यूटन से थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब भी फोर्सेस आएंगे तो इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, और जब फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट आएगा तो F फोर्स मैंने अप्लाई किया, F फोर्स इसने अप्लाई किया। अब इससे क्या होगा कि नेट फोर्स 0 हो गया। अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो भाई अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा कैसे? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हम उस पे एक बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नेट फोर्स 0 अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग मूवमेंट कैसे कराएं? ऑब्जेक्ट को हम कैसे मूव करा सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमको तो अनबैलेंस फोर्स चाहिए, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि हम अनबैलेंस फोर्स नहीं होने देंगे। हम जो भी फोर्स होगा वो बैलेंस फोर्स होगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यही कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ रहा है, बट ये हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट नहीं जाना चाहिए, ये गलत कॉन्सेप्ट है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जब भी फोर्सेस अप्लाई आएंगे पेयर में आएंगे, जितना फोर्स मैं अप्लाई करूंगा उतना फोर्स वो अप्लाई करेगा। तो मैं फोर्स किस पे अप्लाई किया? मैं फोर्स अप्लाई किया ब्लॉक पे, और ये फोर्स किस पे अप्लाई करेगा? तो ये फोर्स अप्लाई करेगा मेरे पे। समझ में आया? मैंने फोर्स कराया उस पे, उसने फोर्स अप्लाई किया मेरे पे। अब नेट फोर्स इस पे 0 क्या? नेट फोर्स इस पे F है भाई, और मेरे पे नेट फोर्स F है। अगर इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इधर आता है, एक फोर्स इधर आता, जैसे एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तब जाके नेट फोर्स 0 हो रहा था। बट अगर मेरा फोर्स एक इस पे है F, तो ये फोर्स उस पे F की तरफ उधर गया और उसका फोर्स मेरे पे लगा, क्योंकि बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। बोथ द लिख सकते हैं, सिंस both the forces are acting on different objects, forces are not balance। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कभी भी मत लेके जाइएगा कि फोर्सेस इक्वल अपोजिट होते हैं तो नेट फोर्स 0 हो गया, और नेट फोर्स 0 हो गया तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट का मोशन तो पॉसिबल ही नहीं है।
पॉसिबल है क्योंकि फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं, ये हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, द लॉज ऑफ मोशन। ये तीनों लॉज हमने देख लिया, तीनों लॉज का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लिया। आई थिंक आप सबको ये लॉज समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर विल बी आल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। जो नीचे का डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे इस टॉपिक के बारे में लिखा है, उसी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक में आप नोट्स देख सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग कर लेंगे, टॉपिक्स को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके समझने पढ़ने के बाद आप नोट्स अपना बना लीजिए और अगला टॉपिक में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अब तो रात हो गया है, तो मतलब अब तो क्या कर सकते हैं, तो अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से नींद लेके हम लोग फिर नेक्स्ट दिन मिलते हैं, ठीक है। सो गुड नाइट टू एवरीवन।